9 न्यूज़ इसमें 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र की सियासत में क्या हो रहा है ये तो आप सब लोग बेहद ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन कल यहां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हर बार की तरह एक तारीख दे दी, 27 सितंबर। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट शिवसेना मामले पर फैसला क्यों नहीं कर रही है? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के बस में नहीं है शिवसेना का फैसला करना, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ ही नहीं पा रही है कि वो एकनाथ शिंदे के हित में फैसला सुनाए कि उद्धव ठाकरे के हित में? ये कुछ सवाल हैं जो बार बार तमाम लोग और दर्शक हमसे हमेशा हमेशा पूछते नजर आते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि तारीख के ऊपर तारीख यहाँ सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, 5 जजों की बेंच देते रहते हैं। आखिरकार शिवसेना का मामला इतना बड़ा हो गया कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बस की बात नहीं रही कि ये मामला 5 जजों की बेंचों के पास पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी हुआ क्या? एक और तारीख 27 सितंबर। देखिए, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अब्रार मौजूद है। अब्रार से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज का फैसला ही नहीं कर पा रही है कि शिवसेना है किसकी। अब्रार, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, आपका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट रोज तारीख के ऊपर तारीख दे रही है? कल भी आपने शायद इस खबर को भी कवर किया था कि 27 सितंबर की डेट फिर से दे दी है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने। आखिर क्यों तारीख के ऊपर तारीख यहाँ दिए जा रही है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला उद्धव ठाकरे के द्वारा दायर करवाया गया था 14 विधायकों की अयोग्यता वाले उस मामले को लेकर के, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जितनी बार हियरिंग हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर ढंग से इन तमाम मुद्दों को सुना है। और जो 2 वकील हैं, खास करके अगर हरीश साल्वे की बात की जाए यहाँ पर, जो कि एकनाथ शिंदे का पक्ष रख रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा था कि अगर 3/3 से ज़्यादा विधायक अगर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता है। और इस बात के जवाब में कपिल सिब्बल, जो कि उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरीके की परंपरा लोकतांत्रिक देश में सेट करने की कोशिश की जाएगी तो फिर आने वाले समय में जो सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर उन सरकारों को चुनती है, तो फिर उन सरकारों के चुनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ताकत और पैसों के बलबूते पर इसी तरीके से सरकारों को खरीदा जा सकता है। लेकिन अब जो बारीक मामला वो इसमें ये फंस रहा है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी ये निर्देश दे दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है तब तक इसमें कोई अंतरिम फैसला चुनाव आयोग भी नहीं सुनाए, क्योंकि चुनाव आयोग में भी एक मामला चल रहा है कि शिवसेना पार्टी जो है वो दरअसल में किसकी होगी, क्या उद्धव ठाकरे की होगी या फिर एकनाथ शिंदे की होगी। एकनाथ शिंदे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के उन तमाम विचारधाराओं को लांग करके एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों से गठबंधन कर सरकार में मुख्यमंत्री का पद जो वो संभाला, ये बिल्कुल एक तरीके से स्पष्ट तरीके से बतला रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं से भटक गए हैं या फिर उनसे समझौता कर लिया है। तो ये तमाम आरोप लगातार लगाए गए थे एकनाथ शिंदे के द्वारा, लेकिन अब 27 सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर अंतरिम फैसला क्या आता है। और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत जो है वो एक तरीके से बदलती नजर आएगी और महाराष्ट्र की सियासत की दशा और दिशा दोनों तरीके से जो है बदला नजर आएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 27 सितंबर को आ जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि 27 सितंबर को यहाँ सुप्रीम कोर्ट किसके हित में फैसला सुनाने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि जिस तरीके से यहाँ सुप्रीम कोर्ट लगातार एक तारीख के ऊपर तारीख दिए जा रही है, इसको देखकर तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ या तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार क्या वो एकनाथ शिंदे के हित में फैसला सुनाए कि यहाँ उद्धव ठाकरे के हित में। क्योंकि यहाँ बता दें आपको कि अगर एकनाथ शिंदे के हित में फैसला नहीं सुनाया जाता तो शायद यहाँ एकनाथ शिंदे भी टूटते नजर आएंगे। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे का कहना है कि विधायकों का जो
समूह है, समर्थन है, वो सिर्फ एकनाथ शिंदे के पास है। तो उनको ये फैसला उनके हित में सुनाना चाहिए। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी यहाँ बिल्कुल ये चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के हित में ये फैसला जरूरी सुनाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पीढ़ी की बात करें कि पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी उनके पास आती है, तो बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का जन्म किया था। और अगर यहाँ ठाकरे परिवार को देखा जाए तो फिर तो उस हिसाब से यहाँ बाला साहेब उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना की कमान आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है वो ये भी है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव को छोड़कर क्या यहाँ पर ये कमान आदित्य ठाकरे के हाथ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे भी अब शिवसेना के मामले में कूद पड़े हैं। और जैसे कि अबरार आपने देखा भी होगा कि अब ठाकरे परिवार भी इस मामले में इस हद तक कूद पड़ा है कि वो शिवसेना को अपने से दूर नहीं होने देगा। आपसे एक सवाल और मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर, आपको क्या लगता है अगर एकनाथ शिंदे के हित में फैसला नहीं सुनाया जाता, क्या एकनाथ शिंदे यहाँ पार्टी छोड़ देंगे या वापसी करेंगे या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे के अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है तो सबसे बड़ी बात उनके लिए ये होगी कि उन्होंने जिस तरीके से बड़े स्तर पर शिवसेना से बगावत की है, उसके बाद उनके लिए बीजेपी में भी जाना मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी में अगर वो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस से जो कद है उनका वो छोटा हो जाएगा। अभी की अगर बात की जाए वर्तमान राजनीति की तो मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र के, और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस से कद उनका बड़ा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस खुद उनके नीचे उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यभार को संभाले हुए हैं। तो अगर एकनाथ शिंदे के पूरे सियासी भविष्य पर अगर एक नज़र डालें तो एक बात पूरे तरीके से देखने में मिल रही है कि दरअसल एकनाथ शिंदे जो है वो अपने भविष्य को भी काफ़ी लेकर के चिंतित होंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके विरोध में आता है, उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की राजनीति जो है वो फिर से एक बार मजबूत होती नजर आएगी। और एकनाथ शिंदे के पास ना तो वो शिवसेना में वापसी कर सकते हैं और ना ही बीजेपी में जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर हो सकता है कि उनके साथ जो तमाम विधायक अभी शिवसेना के बने हुए हैं वो फिर से एक बार उद्धव ठाकरे के पास जो है वापसी कर सकते हैं। और ऐसे में एकनाथ शिंदे को दोनों तरीकों से झटका लगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर एकनाथ शिंदे को दोनों तरफ से यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ अभी 2 से 3 दिन पहले अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो महाराष्ट्र के दौरे पर निकले थे। उन्होंने यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी और वो यहाँ पर लाल बादशाह के दर्शन करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज की ताज़ा खबर अगर आपको बताएं तो यहाँ पर ये सुबह सुबह मामला आया था कि अमित शाह की सुरक्षा में चूक को लेकर बातें सामने आई थी। तो देखिए, यहाँ पर अबरार आपको छोटा सा सवाल मैं यहाँ से लेना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अमित शाह के जाने से एकनाथ शिंदे की राजनीति में महाराष्ट्र में कितना फर्क पड़ता नजर आ सकता है? अमित शाह का दौरा इस बात की ओर इशारा करता है कि दरअसल बीएमसी चुनाव को लेकर के जो तमाम सरगर्मियां हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति में तेज हो गई है। और ऐसे में बीएमसी चुनाव में अगर आंकड़ों की बात करें, सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए तो शिवसेना पार्टी के पास 84 सीटें हैं और बीजेपी के पास 82 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी शिवसेना से मात्र 2 सीटें पीछे, और अगर रणनीति को और ज़्यादा धार देती है वो, तो फिर हो सकता है कि बीएमसी में जो 30 सालों से दबदबा कायम है शिवसेना का, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है इस बार, जबकि एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अबरार आपका, आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में किसी अन्य टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।